तो आज हमारे सामने डोनाल्ड ट्रंप की जीवन और करियर से जुड़े कई स्रोत हैं। जी बिल्कुल। हमारा मकसद है इन स्रोतों से गुजरकर उनके सफर के सबसे अहम पहलुओं और उनके प्रभावों को समझना। हाँ, मतलब न्यूयॉर्क के रियल एस्टेट डेवलपर से लेके व्हाइट हाउस तक और उसके बाद भी। बिल्कुल, और ये सफर जैसा आपने कहा किसी नाटक से कम नहीं रहा, चाहे कोई इन्हें पसंद करे या नापसंद। सही बात है। शुरुआत होती है क्वींस, न्यूयॉर्क से। एक संपन्न रियल एस्टेट परिवार में जन्म हुआ। पिता फ्रेड ट्रंप वो पहले से ही एक कामयाब डेवलपर थे। अच्छा। और शिक्षा की बात करें तो पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय के प्रतिष्ठित वॉर्टन स्कूल से अर्थशास्त्र में डिग्री ली उन्होंने। तो वॉर्टन से निकलने के बाद उन्होंने पारिवारिक व्यवसाय को ही आगे बढ़ाया। हाँ। पर कुछ अलग अंदाज में शायद। हाँ बिल्कुल, उसे द ट्रंप ऑर्गेनाइजेशन का नाम दिया। अच्छा, वो नाम उन्होंने दिया। जी, और फिर मैनहट्टन में बड़े काफी जोखिम भरे प्रोजेक्ट्स हाथ में लिए, जैसे कि वो कमोडोर होटल को ग्रैंड हयात में बदलना। हाँ, वो एक बड़ा उदाहरण है। और फिर शानदार ट्रंप टावर का निर्माण। हाँ, ये सिर्फ इमारतें नहीं थी, ये उनकी ब्रांडिंग का तरीका था। सही कह रहे हैं। स्रोत बताते हैं कि शुरू से ही ट्रंप नाम को एक लग्जरी ब्रांड बनाने पर उनका जोर था। बिल्कुल, और दायरा सिर्फ रियल एस्टेट तक ही नहीं रखा। अच्छा, और कहाँ? उन्होंने कसिनोज, एयरलाइंस, यहाँ तक कि स्पोर्ट्स टीमों में भी इन्वेस्ट किया। हाँ, ये तो है, कई अलग अलग चीजों में हाथ आजमाया। जी, और ये दिलचस्प है कि कई प्रोजेक्ट्स में उन्हें दिवालियापन का सामना करना पड़ा, जो अक्सर किसी कारोबार के लिए बहुत बुरा माना जाता है। घातक होता है। लेकिन स्रोत इस बात पर रोशनी डालते हैं कि वो हर बार मीडिया में बने रहने में कामयाब रहे और अपनी छवि को फिर से गढ़ने में भी। बिल्कुल, ये उनकी एक खासियत रही। और मीडिया की बात आई है तो रियलिटी टीवी शो दी अप्रेंटिस, उसने तो जैसे उन्हें घर घर पहुंचा दिया। हाँ, वो तो बहुत ही बड़ा हिट था। You're fired, ये जुमला तो उनकी पहचान ही बन गया था। हाँ। क्या स्रोत ये मानते हैं कि इस शो ने उनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं को हवा दी? निश्चित रूप से। द अप्रेंटिस ने उन्हें एक सफल, एक निर्णायक बिजनेसमैन के तौर पर पेश किया। हाँ, एक स्ट्रॉन्ग लीडर वाली इमेज। एग्जैक्टली। इस शो से मिली लोकप्रियता और वो जो एक खास तरह की सेलिब्रिटी छवि बनी ना, उसने उनके राजनीतिक करियर के लिए एक बहुत मजबूत मंच तैयार किया। तो जब वो राजनीति में आए तो एक जाने पहचाने चेहरे थे, पारंपरिक राजनेताओं से बिल्कुल अलग। बिल्कुल अलग। राजनीति में उनका आना भी काफी नाटकीय था, खुद को एक आउटसाइडर की तरह पेश किया। हाँ, बाहरी व्यक्ति जो वॉशिंगटन के तथाकथित दलदल को सुखाने आया है। ये बात थोड़ी विरोधाभासी लगती है, क्योंकि जैसा आपने बताया उनका पारिवारिक बैकग्राउंड तो काफी स्थापित था। बिल्कुल, और शायद यही विरोधाभास उनके अभियान का एक अहम हिस्सा भी था। उन्होंने स्थापित राजनीतिक व्यवस्था को चुनौती देने का वादा किया। उनका अभियान किन मुद्दों पर केंद्रित था? स्रोत क्या बताते हैं? मुख्य रूप से राष्ट्रवाद, सख्त आव्रजन नियंत्रण और आर्थिक संरक्षणवाद, घरेलू उद्योगों को विदेशी प्रतिस्पर्धा से बचाने की नीतियां। और वो नारा मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। हाँ, वो नारा बहुत शक्तिशाली साबित हुआ और नतीजा ये कि उन्होंने हिलरी क्लिंटन को हराकर राष्ट्रपति पद हासिल किया। राष्ट्रपति बनने के बाद उनके फैसलों का असर भी काफी बड़ा रहा, जैसे वो बड़े टैक्स सुधार। जी, बड़े टैक्स सुधार किए गए। घोषित लक्ष्य तो था कॉर्पोरेट विकास को बढ़ावा देना। हाँ, हालांकि स्रोत इनके वास्तविक आर्थिक प्रभावों पर शायद एक मत नहीं है। सही कहा, अलग अलग राय रखते हैं। फिर संघीय नियमों में कमी की गई और न्यायपालिका पर एक स्थायी प्रभाव डालते हुए बड़ी संख्या में रूढ़िवादी जजों की नियुक्ति की गई। विदेश नीति में भी बड़े कदम उठाए उन्होंने। हाँ, विदेश नीति में भी बड़े बदलाव देखने को मिले, जैसे अमेरिका को पेरिस जलवायु समझौते से बाहर निकालना, जिसका मकसद वैश्विक तापमान वृद्धि को रोकना है। जी, और ईरान परमाणु समझौते जैसे अहम अंतर्राष्ट्रीय समझौतों से भी बाहर आ गए। चीन के साथ वो ट्रेड वॉर भी शुरू हुआ था। हाँ, चीन के साथ व्यापार युद्ध शुरू किया गया और उत्तर कोरिया के नेता के साथ उनकी सीधी बातचीत, वो भी काफी अपरंपरागत कूटनीति थी। हाँ, दुनिया भर में उसकी चर्चा हुई थी। जी, लेकिन उनका कार्यकाल विवादों से भी घिरा रहा। उन पर 2 बार महाभियोग चलाया गया। हाँ, ये एक गंभीर प्रक्रिया है। राष्ट्रपति पर कदाचार के आरोप लगते हैं इसमें। पहला मामला यूक्रेन से जुड़ा था और दूसरा 6 जनवरी को कैपिटल हिल पर हुई हिंसा को भड़काने के आरोपों से संबंधित था। जी, दोनों ही बार अमेरिकी संसद के ऊपरी सदन यानी सीनेट ने उन्हें बरी कर दिया। उनकी लीडरशिप स्टाइल पर भी मिलीजुली प्रतिक्रियाएं थीं। कुछ समर्थक उसे साहसिक और निर्णायक मानते थे,
बिल्कुल, और वहीं आलोचक उसे विभाजनकारी और अस्थिर करने वाला बताते थे। हाँ, और कोविड-19 महामारी से निपटने का उनका तरीका। हाँ, और 2020 के चुनावी नतीजों को स्वीकार ना करने पर उनकी प्रतिक्रियाएं, इन्होंने समाज में गहरे विभाजन पैदा किए। पद छोड़ने के बाद भी वो राजनीतिक परिदृश्य पर छाए रहे। बिल्कुल, कई कानूनी चुनौतियों का सामना करते हुए भी रिपब्लिकन पार्टी पर उनकी पकड़ मजबूत बनी रही। और फिर इतिहास में ग्रोवर क्लीवलैंड के बाद वे दूसरे ऐसे राष्ट्रपति बने जिन्होंने व्हाइट हाउस में दूसरा गैर लगातार कार्यकाल जीता। जी, ये भी एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम रहा। तो अब जब हम उनके पूरे सफर को देखते हैं, उनके विरासत पर बहस तो जाहिर है जारी है। हाँ, बिल्कुल। समर्थक उन्हें एक ऐसे नेता के तौर पर देखते हैं जिसने यथास्थिति को चुनौती दी, अमेरिकी हितों को सबसे ऊपर रखा। जी, अमेरिका फर्स्ट का उनका नारा था। हाँ, और दूसरी तरफ आलोचक हैं जिनका तर्क है कि उनके कार्यकाल ने लोकतांत्रिक संस्थाओं और परंपराओं को कमजोर किया। इसमें कोई शक नहीं कि उनकी छाप अमेरिकी राजनीति और समाज पर बहुत गहरी है। मतलब मीडिया कवरेज का तरीका बदल गया, चुनावी रणनीतियां बदली, नीतिगत बहसें। हाँ, इन सब पे उनका प्रभाव आज भी महसूस किया जा सकता है। और शायद भविष्य में भी। राय कुछ भी हो, उनका सफर कई सवाल खड़ा करता है। सही बात है। इस पूरी कहानी को देखते हुए हमारे श्रोताओं के लिए एक सवाल शायद ये हो सकता है कि आज के दौर में नेतृत्व की कौन सी विशेषताएं सबसे ज्यादा मायने रखती हैं और क्यों? इस पर सोचने की जरूरत है।